नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बीजेपी कहा जाता है देश की सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी दावा करती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन बीजेपी के लिए अब इम्तिहान की घड़ी है। अगले साल लोकसभा चुनाव है और अब बिहार में भी हुंकार भरी जा रही है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी मौजूद हैं। ज्ञानेश्वर जी, अब तो बीजेपी बिहार में सड़कों पर उतरने को तैयार है शिक्षकों के मुद्दे पर, जो तेजस्वी यादव ने कहा था और नीतीश कुमार की सरकार ने 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे उस मुद्दे पर, भ्रष्टाचार महंगाई के मुद्दे पर। अब बीजेपी पहली बार ऐसा होने जा रहा है बिहार में भी कि सड़कों पर उतरेगी जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार आई है। और बीजेपी सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है बिहार विधान परिषद में, आपने देखा विधानमंडल का फिलहाल सत्र चल रहा है, कैसे उन्होंने कहा है मैं डरने वाला नहीं हूं, बीजेपी डरने वाली और घबराने वाली पार्टी नहीं है, हम तो बोलेंगे ही और खिलाफ में ही बोलेंगे। देखिए आलोक जी, ऐसा है कि जब आपने कह दिया कि बीजेपी डरने वाली पार्टी नहीं है, आज सम्राट चौधरी ने कहा है जी। लेकिन इधर के कई घटनाक्रम ऐसे हैं, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में, उससे यह दिख रहा है कि बीजेपी इन दिनों बहुत परेशान है, चिंतित है। फैसले नहीं हो पा रहे हैं और कहीं कहीं तो बड़ा नुकसान हो जा रहा है। उदाहरण एक नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी की ही बात करें, बिहार भाजपा की ही बात करें, तो बीजेपी की असली परेशानी, केंद्रीय नेतृत्व की परेशानी है कि बिहार बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं तलाश पा रही है जो जेडीयू को तोड़ दे, जेडीयू के विधायकों को, और इसके बाद बिहार में सत्ता जो है जिसे गिराना चाहते हैं, नीतीश कुमार को पैदल करना चाहते हैं, वह संभव हो पाए। जेडीयू को बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, जेडीयू को बर्बाद करना चाहते हैं। आरसीपी सिंह कर नहीं पाए, ठीक है। चिराग पासवान के माध्यम से, जैसा नीतीश कुमार कहते हैं, 2020 में खेला हुआ चुनाव के वक्त, लेकिन वो भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, कुछ पीछे ही रह गया, जिसके कारण फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। तो हमने कहा कि बीजेपी परेशान दिखती है। और देखिए, जो इनके बाबा लोग भी हैं, एक बाबा की चर्चा तो आजकल बहुत होती है, बागेश्वर धाम सरकार, अभी बिहार भी आए थे, धीरेन्द्र शास्त्री, जो दूसरों के मन में क्या है वो पढ़ लेते हैं और उनके भीतर बजरंग बली ही वास करते हैं। बजरंग बली के सच्चे भक्त कहते हैं वो। हाँ, कहते हैं। तो जहां जाते हैं वहां उनके चरणों में बीजेपी के तमाम नेता लहालोट रहते हैं। बिहार में भी दिखा और कहा जाता है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बन जाता है। लेकिन आपको बताएं, 9 जुलाई को उनका गाजियाबाद में कार्यक्रम था, लेकिन दूसरों के मन को पढ़ने वाले भगवान के दूत बागेश्वर धाम सरकार इंद्र भगवान को नहीं पढ़ पाए। बारिश ऐसी हुई कि उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। तो दूसरों के मन को पढ़ ले रहे हैं, भगवान आपके भीतर वास करते हैं, लेकिन आप यह नहीं पढ़ पाए कि हाँ इतनी बारिश होगी कि कार्यक्रम हो ही नहीं पाएगा। चलिए देखिए, बीजेपी कहती है, आप देख रहे हैं बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और हंगामा खूब हो रहा है। पहले दिन 16 मिनट, दूसरे दिन 17 मिनट, आज 35 मिनट या 34 मिनट कार्यवाही, 27-28 मिनट कार्यवाही चली और यह 14 जुलाई तक है। 10 जुलाई को प्रारंभ हुआ। फिर भी देखिए, बिहार में एक खूबसूरती है। देखिए, हंगामा करना विपक्ष का काम है। अब तो देखिए, सत्र क्यों होते हैं, क्योंकि हंगामे में ही सत्र डूब गया होता है और जो कुछ होता है हंगामे के बीच ही हो जाता है। यह बात समझ में नहीं आती है कि सत्र की जरूरत कितनी रह गई है और लोग इसे कितना समझते हैं, लेकिन संवैधानिक मजबूरी है। तो बिहार में भी हंगामा चल रहा है। बिहार में विपक्ष में भाजपा है, सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। मुद्दे भी हैं, जायज़ मुद्दे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन देखिए, डरी हुई भाजपा भी है। मैंने कहा देश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, 15 जुलाई तक चलना था। आज दूसरे दिन ही विधानसभा के सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि वहां भी कांग्रेस ने हंगामा किया। तो बिहार की सरकार हंगामे से डरी नहीं, सत्र चला रही है जो नियत समय रखा गया है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, जहां बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वहां इतनी डर गई कि पहले ही अनिश्चितकाल के लिए, और ये जो अनिश्चितकाल हुआ है इस दफे, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, सरकार के लिए, मौजूदा सरकार के लिए अंतिम सत्र था। अब तो चुनाव के बाद ही नया चुनाव होगा, उसके बाद ही विधायक बनेंगे। हाँ, तो देखिए, बीजेपी के भीतर भी बेचैनी, बीजेपी, और फैसले तो हो ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि कर्नाटक में चुनाव हुआ, बीजेपी पैदल हो गई,
13 मई को नतीजे आए थे और मुख्यमंत्री को तय करने में कांग्रेस को वक्त लग रहा था कि सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार। तो बीजेपी ने इतना ज्यादा शोर मचा रखा था कि पूछिए मत, लग रहा था क्या हो गया। कांग्रेस वाले उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन देखिए वही बीजेपी जो वहां के मुख्यमंत्री के चयन में हो रही देरी पर सवाल उठा रही थी, 13 मई को नतीजा आया और आज 12 जुलाई है। आज तक बीजेपी वहां लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब नेता विरोधी दल का चयन नहीं कर पाई है। 2 महीने हो गए। सोचिए, बीजेपी के अंदर अंतर्कलह होगा। अंतर्कलह है। देखिए इसके लिए ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए, लेकिन वहां तो बीजेपी के भीतर भी जो कहा यह जाता था कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस, वो अब दिखती नहीं है। तो 2 महीने में आपने क्यों नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना? आपके भीतर कहां अंतर्कलह है? क्यों आपकी बात मानने को लोग तैयार नहीं है? क्यों जमीन खिसकी जा रही है? देखिए मैं यह मानता हूं कि आज भी नरेंद्र मोदी सबसे बड़े ब्रांड हैं और फेस तो हैं, और 2024 में विपक्ष उन्हें चुनौती दे पाएगा, किस तरीके से दे पाएगा यह आज भी संदेह में है, ठीक है ना। लेकिन बेचैनी है। अब देखिए यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में आपको मालूम है कि 2 जुलाई को वहां एनसीपी का अजीत पवार गुट सरकार में शामिल हो गया, टूट हुई और वह एनसीपी जिस पर आपने 70,000 करोड़ रुपयों के घोटाले के आरोप लगाए थे 27 जून को ही, तो आपने शामिल करा लिया। 9 लोग मंत्री बनाए गए। कहा गया कि केंद्र में भी हिस्सेदारी मिलेगी। छगन भुजबल भी मंत्री, छगन भुजबल, अजीत पवार, सब लोग जो लोग जेल रिटर्न थे। बिहार में आज तक किसी जेल रिटर्न को बनाया नहीं गया है, ठीक है। हाँ, तो 2 जुलाई को आपने मंत्रिपरिषद में 9 भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे व्यक्तियों को मंत्री बना दिया। लेकिन आज 12 जुलाई है, 10 दिन हो गए हैं, किसी का विभाग आवंटित नहीं हुआ। वहां भी संघर्ष बहुत तगड़ा है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार फाइनेंस के लिए अड़े हुए हैं और प्रफुल्ल पटेल जो यह मानकर चल रहे थे कि इधर शपथ हुआ और उधर दिल्ली में केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, वे भी अभी वेटिंग लिस्ट में ही हैं। आपको पता है कि 23 जून को जब बिहार में पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक हुई थी, तो उसमें भी प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के साथ शामिल थे। अब बाद में पता चला कि वे जासूस बनकर शामिल थे। तो वहां भी देखिए कि 10 दिन हो गए, अंतर्कलह कितना है। वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वयं को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं बदली हुई परिस्थितियों में। और देखिए दिल्ली के पॉलिटिकल पंडितों से आप बात करेंगे तो कल रात से ही दिल्ली में इस बात की जबरदस्त चर्चा थी कि आज 12 जुलाई को दिल्ली में मोदी कैबिनेट का विस्तार तो हो ही जाएगा, क्योंकि कल 13 जुलाई को प्रधानमंत्री को विदेश दौरे पर जाना है। आगे 20 जुलाई से लोकसभा का सत्र है। पूरी तैयारियां जो लोग मंत्री बनना चाह रहे थे उन्होंने कर रखी थी। सूट बंडी सिल गए, हाँ, सिल गए थे। और वे लोग परेशान थे जिन्हें इस बात की आशंका थी कि अंतिम घड़ी में उनसे इस्तीफा मांग लिया जाएगा। बिहार के भी कई मंत्री परेशान थे। आरके सिंह का नाम चल रहा था कि ड्रॉप किए जा सकते हैं, जबकि उनके काम अच्छे हैं, लेकिन पार्टी वर्कर्स, पार्टी लीडर्स खुश नहीं है। पशुपति पारस को लेकर चर्चा चल रही थी, जिनका आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है और कहा है कि हमारे सहयोगी पशुपति पारस गरीबों की चिंता करते हैं और इंडिया को फूड हब बनाने की दिशा में बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान का भौकाल अधिक टाइट है। तो चर्चा थी कि पशुपति पारस हटाए जाएंगे। नहीं, पशुपति पारस हटाए जाएंगे, चिराग पासवान मंत्री बनेंगे। तो यह मान लिया गया था। आपने देखा ही कि कुछ दिनों पहले, पिछले ही हफ्ते, इसी हफ्ते जब बैठक हुई, नित्यानंद राय भी गए चिराग पासवान से मिलने और कहा गया कि डील फाइनल हो गई। लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ मोदी कैबिनेट का। आज तो सत्र भी होना है। तो 1 तारीख और मानी जा रही है 16 जुलाई की, वहां उम्मीद लगती है लोगों को। तो देखिए जो मंत्री से हटाए जाने वाले थे वे तो निश्चिंत हुए होंगे, ठीक है, लेकिन जिन्हें बनना था उन्हें दुख हुआ होगा कि अब कब, ठीक है ना। तो कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र का जो लोचा है वह भी नहीं सुलझा पाई है बीजेपी, और चिराग पासवान के साथ भी डील अभी पूरे तौर पर फाइनल नहीं हुई है। चिराग भी मानते हैं कि बीजेपी कब कहां पलट जाए, कैसे धोखा दे दे। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि लोकसभा की सीटें
और विधानसभा की सीटें दोनों अभी तय कर ली जाए। जैसे ही चिराग के दरवाजे नित्यानंद राय पहुंचे थे, इधर मुकेश सहनी का मिजाज खराब होने लगा था। तो देखिए, बीजेपी के भीतर भी बहुत पेचीदगियां आप बढ़ती जा रही है। और आप मध्य प्रदेश को ही देखें, मैं फिर से मध्य प्रदेश पर आता हूं। कल अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे थे। भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश तक चर्चा हो गई, जहां चुनाव है आगे, कि शिवराज सिंह चौहान वे हटाए जा रहे हैं, उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को या किसी और को वहां की कमान दी जा सकती है चुनाव के ठीक पहले। देखिए, बीजेपी में बदलने की परंपरा भी है सीएम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो एक समस्या ये आ रही है बीजेपी के भीतर, जो अंतर्कलह आपको दिखता है या फैसला लेने में विलंब होता है, कि जितने बाहरी लोगों को लाया गया, जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाया गया। देखिए, बीजेपी कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन? उनके पिता माधवराव सिंधिया, उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप ले आए, कांग्रेस की ओर से वे बड़े प्रबल दावेदार हुआ करते थे कमलनाथ के बाद। इधर में सिर्फ केंद्रीय मंत्री बना दिया। हाँ, केंद्रीय मंत्री बना दिए गए। लेकिन अब जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, टिकट देने का वक्त है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो कांग्रेस से आए और जो पुराने बीजेपी वाले हैं, उनके भीतर इतना संघर्ष चल रहा है कि पूछिए मत, कि अब समझ में आ रहा है कि कहां नुकसान और कहां क्या हो सकता है। कुछ लोग ये भी मान बैठे हुए कि फंस गए। ठीक है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लग रहा है कि जिस उम्मीद के साथ आए थे, संभव था कि कांग्रेस में रहते तो इलेक्शन को लीड करने का मौका मिल जाता। अभी तो फिर से कमलनाथ को ही मिल रहा है और वहां बहुत पॉपुलर नारे भी चल रहे हैं। बीजेपी कमलनाथ जो कांग्रेस के हैं, उनके बारे में कह रही है करप्ट नाथ, और कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान को कह रही है कैश राज, शिवराज सिंह चौहान के कामकाज को। तो आपने वहां देखा। आप राजस्थान में देखिए, सचिन पायलट को फोड़ने की कितनी कोशिशें की गई कि सचिन पायलट उधर से निकले, लेकिन कांग्रेस ने क्राइसिस मैनेजमेंट कर लिया। सचिन पायलट को लेकर इतनी चर्चाएं हो गई थी कि वे नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और उनकी भूमिका राजस्थान के चुनाव में वैसी ही हो सकती है जैसी भूमिका 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की थी, मतलब कांग्रेस को वहां नुकसान पहुंचाना। और खबरें, कई वेबसाइट्स पर तो ये खबरें पब्लिश हो गई थी कि सचिन पायलट ने प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को हायर कर लिया है चुनावी मैनेजमेंट के लिए, लेकिन अंत समय में वो हुआ नहीं, क्योंकि वहां वसुंधरा राजे सिंधिया टन गई। तो ये आपको समझने की बात है कि वहां परेशानियां बहुत है। अब बीजेपी के अंदर भी है, बीजेपी के अंदर भी है। लेकिन एक बात और समझिए, और आपको हम ले चलते हैं बंगाल। बंगाल में पंचायत चुनाव हुए। बंगाल एक देशवासी चिंतन का सवाल है, क्योंकि बंगाल में पंचायत चुनाव बैलेट के आधार पर हुए और आपने देखा कि वहां कितनी हिंसा हुई। अब चुनाव में गोलियां चलती हैं, चुनाव में लोग मारे जाते हैं, मतपत्र लूट लिए जाते हैं। इसका उदाहरण सिर्फ बंगाल में आपको देखने को मिलेगा बस। ठीक है, कितनी हत्याएं हुई यह आपने देखा ही। बीजेपी पहले से कह रही थी, फिर वहां ममता बनर्जी के विरोध के बाद भी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। लेकिन फिर भी जब नतीजे आए तो आप नतीजों में देखेंगे कि टीएमसी की बादशाहत, मतलब ममता बनर्जी की बादशाहत बरकरार रही, लेकिन बीजेपी दूसरे नंबर पर आ गई और सीपीएम और कांग्रेस सिक्योरिटी ही दिखाई पड़ी। तो बंगाल एक चिंतन का विषय है, जो बिहार में कई पार्टियां कहती हैं कि यदि बिहार में बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव हो जाए तो नतीजे कुछ और आएंगे। लेकिन बंगाल इस बात का उदाहरण है कि यदि बैलेट पेपर के बारे में हम सोचते हैं तो साथ में हिंसा और खून खराबा के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। बिहार में भी चुनाव हुए थे पंचायत के, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, तो बैलेट पेपर पर नहीं हुए थे ना, यहाँ ईवीएम पे हुआ। हाँ, तो फिर दोनों में फर्क हो गया ना। आपने तो बंगाल में तस्वीरें देखी ना कि लोग बैलेट बॉक्स लेकर भाग रहे हैं, लोग गोलियां चला रहे हैं, खून हो रहा है, बम फट रहे हैं, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। तो बीजेपी अंतरकलह में, और 2024 का चुनाव, बिहार एक कठिन स्टेट है, ठीक है ना। भले सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन महागठबंधन की ओर से जितनी चुनौतियां हैं, और बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि देश के कई प्रदेशों में हमने 2019 में 100%
100% सीटें जीती हैं। तो जब आपने सभी सीटें उन प्रदेशों में जीत ली तो वहाँ से आप आगे नहीं जा सकते हैं। सीटें यदि 40 हैं तो 41 नहीं हो सकती है, लेकिन 40 है तो वो 39 हो सकती है, वह 35 हो सकती है, वह 30 हो सकती है। मैं बिहार की गिनती नहीं कर रहा, आप देखिए राजस्थान देखिए, दिल्ली देखिए, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां बीजेपी ने सारी की सारी सीटें जीत ली थी। तो चुनौतियां गहरी हैं। और आपने यह भी देखा कि राहुल गांधी को अयोग्य करने का मामला जो है, गुजरात हाई कोर्ट ने भले ही उस पर मुहर लगा दी, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा, मतलब मोदी सरकार को। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, जिसकी आजकल चर्चा बहुत है, उनके डायरेक्टर को जो सेवा विस्तार लगातार दिया जा रहा था, कल सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध करार दिया और कहा कि वे 31 जुलाई को ही रिटायर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से। हाँ, इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जरूर स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से या संजय मिश्रा के हट जाने से यह नहीं माना जाना चाहिए कि भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ने वाले हैं, भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे। तो देखिए, इस पर भी राजनीति शुरू हो गई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और कई जगह यह चर्चाएं शुरू हो गई कि देश का न्याय क्या है। कि लालू यादव को चारा घोटाले के दिनों में इस बात की भी सजा मिली कि उन्होंने श्याम बिहारी सिन्हा को सेवा विस्तार दिया था। वैसे मेरा मानना है कि श्याम बिहारी सिन्हा और संजय मिश्रा का मामला दो अलग अलग मामला है। श्याम बिहारी सिन्हा भ्रष्टाचार के मामले में पहले से घिरे हुए थे, इसलिए उनका सेवा विस्तार दिया जाना लालू यादव को कटघरे में खड़ा करता था। लेकिन संजय मिश्रा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ईडी हैं, उन पर राजनीतिक आरोप जितने आप लगा लीजिए कि ईडी ने सिर्फ ईडी ने सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट किया, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। ठीक है, अब देखना होगा। लेकिन बीजेपी बहुत सारे जगहों पर घिरती दिख रही है और खुद के अंदर ही कलह दिख रहा है, अंदर कलह दिख रहा है। बिहार में भी कुछ ऐसी बात है, अभी हो सके ओपन प्लेटफॉर्म नहीं। अभी देखिए आपने तेलंगाना के लिए प्रयोग किया कि आपने वहां नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, लेकिन क्या प्रदेश अध्यक्ष केंद्र में मंत्री भी रहेगा? ये सारी बातें हैं, देखना होगा कि सबकी इच्छाएं भी हैं और जिन्हें जिन्हें आप ला रहे हैं उनकी इच्छाएं भी हैं, लेकिन जो फिर पहले से आपके क्या हैं उनकी इच्छाओं को क्या होगा। आपने कल ही देखा कि परसों अमित शाह ने नागमणि से मुलाकात की। नागमणि ने कहा कि हम नीतीश कुमार और लालू यादव को हराना चाहते हैं, मैं तो शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा हूं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने क्या कह दिया कि मेरी इच्छा काराकाट चुनाव लड़ने की है, और काराकाट भी तो वचनबद्ध हो चुकी है बीजेपी। उपेंद्र कुशवाहा फंस रहे हैं। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा चुका। देखिए, अमित शाह ने नागमणि को कोई आश्वासन दिया होगा, इस पर मुझे भरोसा नहीं होता है, जल्दी इस पर मुझे भरोसा नहीं होता है। लेकिन आप जिससे मिले वह व्यक्ति निकलकर बोल रहा है कि हम काराकाट लड़ना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा समझदार राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें पता है कि कुशवाहा समाज में उनकी पकड़ भी है। हाँ, उन्हें पता है कि उनकी क्या बातचीत हुई होगी। लेकिन ऐसे बयानबाजी यह दर्शाते हैं कि निर्णय ठोस नहीं हो पा रहा है। अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है, और निर्णय लेने में जितनी देरी होगी उतनी कठिनाइयां बढ़ेंगी। जो महत्वाकांक्षा है, हम एनडीए के घटक दलों की बात करें, वो बढ़ती जा रही है, और सभी एक दूसरे से तुलना भी करते हैं, देखते भी हैं किसे ज़्यादा तरजीह मिल रही है और इसे कम तरजीह मिल रही है। फिर उसका क्या होगा, देखना होगा। बीजेपी इन तमाम गुत्थियों को कैसे सुलझाती है, और क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार इस पार्लियामेंट के होने वाले सेशन से पहले हो पाता है, देखना होगा। कर्नाटक में कब आप नेता विरोधी दल बनाते हैं, कब बनाएंगे? महाराष्ट्र में आप कब विभागों का बंटवारा करते हैं? देखना होगा। सिर्फ पद पर पद दिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अलॉट कब करेंगे ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।